वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका। हमारा जो 7वां पाठ है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, यह लेकर फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। पिछली तासिका को हमने इस पाठ का आधा भाग देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि किस प्रकार से इस कहानी में हमें कंवर सिंह जी से जो मुलाकात की गई है वह हमें बताया गया है। तो हमने अब तक देखा कि कंवर सिंह जी से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों का कंवर सिंह जी ने किस प्रकार से जवाब दिया। अब तक उनसे जो पूछा गया हम वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि अब तक उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कि उनका नाम क्या है, उनके परिवार में कौन कौन है, उनके बच्चे किस प्रकार से स्कूल जाते हैं, या फिर वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर और कौन कौन है, उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है, वहाँ पे उन्हें उनका कर्मचारी वर्ग क्या कहकर बुलाता है। यह सब हमने अब तक देखा। और हमने यह भी देखा कि हमारी जो भारतीय डाक सेवा है वह किस प्रकार से बड़ी है और सस्ती और सरल है। उसके बाद हमने यह भी देखा कि कंवर सिंह जी को वह जो डाकिया का काम करते हैं उसमें वह संतुष्ट है कि नहीं, यह भी प्रश्न उनसे पूछा गया और इसका उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। तो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि आगे उनसे और क्या क्या प्रश्न पूछे गए और उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है जो कंवर सिंह जी से पूछा गया वह यह है, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं। कंवर सिंह जी से पूछा गया है कि जब आप डाक विभाग में काम को लगे तब से क्या आप इसी डाकघर में काम कर रहे हैं। तब कंवर सिंह जी बताते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। देखिए कंवर सिंह जी बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में लाहौल स्पीति जिले के किब्बर यह गांव का नाम है, लाहौल स्पीति यह जिले का नाम है। तो लाहौल स्पीति इस नाम के जिले के किब्बर नाम के गांव में 3 साल तक कंवर सिंह जी ने नौकरी की है। यह जो गांव है वह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव माना जाता है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। तो देखिए वह बताते हैं कि 3 साल किब्बर गांव में काम करने के बाद वह उसके बाद 5 साल तक इसी जिले के यानी लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में उन्होंने काम किया। उसके बाद और 5 साल तक उन्होंने किन्नौर जिले में नौकरी की है। किन्नौर यह जिले का नाम है। तो इस प्रकार वह बताते हैं कि शुरुआत से उन्होंने किस किस गांव में, किस किस जिले में किस प्रकार से नौकरी की है। शुरुआत उन्होंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल नौकरी की। उसके बाद 5 साल तक उसी जिले के काजा गांव में उन्होंने नौकरी की। उसके बाद 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, यानी कि जब वह इन गांव में काम कर रहे थे तब उन गांव में टेलीफोन नहीं था। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, यानी जो मुख्य कार्यालय है वहां तक ही बस जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। तो देखिए वह बताते हैं कि उस समय भी कई गांवों में टेलीफोन नहीं थे और बस भी जो थी वह सिर्फ मुख्यालय तक ही
जाती थी। और अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही टेलीफोन की सुविधा है। तो इस असुविधा की स्थिति में उन्हें डाक सेवा से बहुत मदद मिलती है, यानी कि वहाँ पे जो ग्रामीण डाक सेवक है वहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है, क्योंकि सिर्फ डाक के जरिए ही उन तक संदेश पहुँचाए जाते हैं, या वो किसी और को संदेश पहुँचाने के लिए भी उन्हें सिर्फ डाक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए हिमाचल में आज भी जो कई ऐसे गांव है जहाँ पे ना तो बस जाती है और ना ही टेलीफोन की सुविधा है, तो उन लोगों को डाक सेवा के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि डाक सेवा ही उनके काम आती है। उन्हें डाक सेवा से ही सारे संदेश मिलते हैं, और वह भी अपने किसी रिश्तेदार को या किसी और को जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं या कोई अन्य चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो वह भी डाक सेवा के ज़रिए ही वह पहुंचा सकते हैं। इसलिए वह डाक सेवा को बहुत मान देते हैं, यानी कि डाक सेवक को, डाकिया को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति आज भी हिमाचल प्रदेश के कई गांव में पाई जाती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो इस प्रकार से कंवर सिंह जी ने शुरुआत से उनके काम के बारे में यहाँ पे हमें बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने किन किन जिलों में, किन किन गाँवों में कितने वर्षों तक किस प्रकार काम किया है, यह वह हमें यहाँ पे बताते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्हें अगला प्रश्न पूछा गया है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्हें पूछा गया है कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यानी पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा खतरा तो होता ही है। जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो उन्हें पूछा गया है कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो क्या आपको डाक पहुंचाने का जो काम है वह आसान होगा? ऐसा हमें तो नहीं लगता, लेकिन आप बताइए कि किस प्रकार से आप डाक पहुंचाते हैं या आपका काम किस प्रकार से है। तब कंवर सिंह जी यहाँ पे बताते हैं कि हाँ, मुश्किलें तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ, मुख्यालय का यह नाम है रिकांगपिओ, में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। वह बताते हैं कि जब वह किन्नौर जिले के, किन्नौर यह जिले का नाम है, हमने पिछले प्रश्न में भी यह नाम सुना था। तो यह जो है किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ, मुख्यालय का नाम क्या है? रिकांगपिओ, जिले का नाम क्या है? किन्नौर। तो किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। वह बताते हैं कि सुबह 6 बजे ही उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी, जब वह किन्नौर जिले के मुख्यालय में रिकांगपिओ में नौकरी करते थे। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। देखिए, वह बताते हैं कि सुबह 6 बजे ही वो शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रख देते थे, और रात को जब वही बस वापस आती थी शिमला से, तब वह डाक का बोरा उतार लेते थे। तब वह पैकर का काम करते थे, तो पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति, यह जो 2 नाम है वह जिले के नाम है। हिमाचल प्रदेश के यह बहुत ही ठंडे और ऊंचे जिले हैं। ऊंचे होने की वजह से यह जिले बहुत ठंडे हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ठंड पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो जिले बहुत ऊंचाई पर होते हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है कई बार।
तो इस प्रकार से ये जो जिले हैं वह बहुत ठंडे और ऊंचे हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती है। देखिए बच्चों, गौर से सुनिए, यह जो जिले हैं कौन कौन से, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ये जो दो जिले हैं यह क्यों ठंडे हैं? क्योंकि यह हिमालय पे बहुत ऊंचाई पर है, तो इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है, यानी कि बर्फ गिरती है, तो बर्फ में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे अपने पैरों को ठंड से बचाते हुए चलना पड़ता है, वरना क्या हो जाता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, यानी कि यह बर्फ में चलते हुए पैरों को स्नो बाइट हो जाता है, जिससे कि पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन यह एक रोग का नाम है, जिससे यह ठंड की वजह से पैरों में हो जाती है, जिससे जो उंगलियां होती है पैर की वह गलने लगती है, झड़ जाती है। तो इस प्रकार से पैर, अगर बर्फ में ज़्यादा ठंड हो और ठंड से हम पैर को नहीं बचा सकते, तो उस प्रकार से उस स्थिति में गैंग्रीन हो जाता है, और जिससे उंगलियां झड़ सकती है और उंगलियां गल सकती है। तो इस प्रकार से गैंग्रीन नाम का जो रोग होता है वह बहुत ही दर्द भरा होता है, तो यह होने के संभावना ज़्यादा होती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। हिमालय में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6 से 7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। देखिए, कंवर सिंह जी बताते हैं कि इन जिलों में उन्हें किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन जिलों में जब वह काम कर रहे थे, तब वहाँ पे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुँचाने के लिए उन्हें रोज़ाना 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी, यानी कि रोज़ उन्हें 26 किलोमीटर चलना पड़ता था, क्योंकि हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 4 से 5 किलोमीटर तक होती है, यानी कि एक गांव से लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव होता है। और यहाँ के जो गांव है वह कैसे है, वह छोटे छोटे हैं। यहाँ के गांव में एक गांव में सिर्फ 8 या 10 या फिर कभी कभी 6 या 7 घर ही होते हैं। गांव छोटे होने की वजह से उसमें रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है, यानी कि सिर्फ 8 से 10 या फिर 6 से 7 घर ही एक गांव में पाए जाते हैं। इतने छोटे ये गांव होते हैं, तो इसलिए डाकिये को काफ़ी चलना पड़ता है। चलना तो डाकिया लोगों की ज़िंदगी में ही शामिल है, इसलिए कंवर सिंह जी कहते हैं ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है, क्योंकि यह जो गांव है, यहाँ की जो दूरी है या रास्ता है, उसको देखते हुए डाकिये को हर जगह चलते ही जाना पड़ता है चिट्ठी पहुँचाने के लिए या डाक पहुँचाने के लिए, क्योंकि अगर रास्ते ठीक नहीं होंगे तो वो किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। और ग्रामीण विभाग में ज़्यादातर डाकिये को चलना ही पड़ता है, इसीलिए उन्होंने भी यह मान लिया है कि डाकिये की ज़िंदगी में सिर्फ चलना ही चलना है। तो इस प्रकार से कंवर सिंह जी अपने काम का जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पहाड़ी इलाकों में काम किया है और वहाँ पे किस प्रकार का खतरा होता है, या फिर कौन कौन सी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, कितना चलना पड़ता है, यह हमें यहाँ पे उन्होंने
बताया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, यानी कि कंवर सिंह जी से जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह यह है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर है, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? यानी कि वह डाक विभाग के कर्मचारियों के काम के बारे में और जानना चाहती है, इसलिए वह पूछती है कि आपने अब बताया कि आप पहले डाक सेवक थे, यानी कि पोस्ट, उनकी जो यहाँ पे पोस्ट बताई गई है कि उन्होंने कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर काम किया है, यानी कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की है और अब वह क्या है, और इसके आगे भी क्या उन्हें और प्रमोशन मिलेगा, यह यहाँ पे पूछा गया है। तो कंवर सिंह जी पहले डाक सेवक थे, अब पैकर है, लेकिन इसके आगे भी उन्हें और कुछ प्रमोशन मिलने वाला है या मिल सकता है, यह यहाँ पे पूछा गया है। तो कंवर सिंह जी बताते हैं कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही होता है। अब तो डाकिए की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिए रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। कंवर सिंह जी बताते हैं कि पहले वो डाक सेवक थे, अब पैकर है, लेकिन पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। यानी कि यदि उन्हें आगे का प्रमोशन चाहिए तो उन्हें एक इम्तिहान, एक परीक्षा पास करनी होगी, जिसके बाद वह डाकिया बन सकते हैं। अभी तो जो काम करते हैं उसके हिसाब से उनका जो वेतन है वह काफ़ी कम रहता है। सारा दिन डाक विभाग में कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन भी इनसे ज़्यादा होता है। यानी कि देखिए, आपने देखा होगा डाक विभाग में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वह अपने पोस्ट के हिसाब से काम करते रहते हैं और उनके हिसाब से ही उनका वेतन निश्चित किया जाता है। तो पोस्ट के हिसाब से वेतन मिलता रहता है। तो कई बाबू जो है, यानी कि वहाँ पे जो दफ्तर में बैठकर काम करने वाले कर्मचारियों को बाबू कहा गया है, तो वह जो है वह कुर्सी पर बैठकर दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन उनका जो वेतन है वह दिन भर घूमकर चिट्ठियाँ बांटने वाले डाक सेवकों से भी ज़्यादा होता है। और दिन भर घूम घूम कर चिट्ठियाँ बांटने वाले, पैदल चलकर चिट्ठियाँ बांटने वाले डाक सेवकों का वेतन इनसे कम पाया जाता है। पैकर यानी कि अभी कंवर सिंह जिस पोस्ट के ऊपर है, पैकर के पोस्ट के ऊपर है, तो उनका वेतन भी बाबू जितना ही है। यानी कि बाबू यानी कि जो सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं दफ्तर में, उनका और कंवर सिंह जी का जो वेतन है वह बिल्कुल सेम है, यानी एक जितना ही है। वह आगे यह भी बताते हैं कि आजकल डाकिये की नौकरी में लगना भी कितना मुश्किल हो गया है। यानी कि अब पहले जैसा डाकिये की नौकरी में लगना सरल नहीं रहा। उनमें से जो भी अब तक रिटायर यानी कि जो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि जिनका अभी काम से छुट्टी हो गई है, वह जो रिटायर हो चुके हैं डाकिये, उनकी जगह पर यहाँ पर नए डाकियों को नहीं रखा गया है। तो जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल जितने डाकिये काम कर रहे हैं उनके ऊपर दिन प्रतिदिन यानी कि रोज़ उनके ऊपर जो काम का बोझा है वह बढ़ता जा रहा है। इसलिए वह इस बात से चिंतित होते हैं कि अभी आगे आने वाला समय उन्हें और क्या नई चीज़ दिखाने वाला है। इस बात से वह चिंतित होते हैं और कहते हैं न जाने आने वाला समय कैसा होगा। क्योंकि फ़िलहाल का दौर देखते हुए वह यह बताते हैं कि पहले के जैसे अभी डाक विभाग में काम लगना या फिर नौकरी मिलना आसान बात नहीं है।
तो इस प्रकार से कंवर सिंह जो है वह उन्होंने बताया है कि उन्हें किस प्रकार से आगे का प्रमोशन चाहिए, तो कौन सा इम्तिहान पास करना है, या फिर फिलहाल उन्हें किस प्रकार का कौन सा वेतन, कितना वेतन दिया जाता है, यह उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो चलिए देखते हैं आगे उनसे क्या प्रश्न पूछा गया है। कंवर सिंह जी से आगे यह प्रश्न पूछा गया है कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो, एक घटना आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पे कंवर सिंह जी से पूछा गया है कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है उनके साथ, यानी कि इतने सालों तक उन्होंने काम किया है। आज उनकी उम्र 45 साल है, यानी कि जब से वह काम में लगे हैं तब से लेकर आज तक उनके जीवन में या फिर काम के दौरान उनके साथ क्या कोई बहुत खास बात है, यादगार बात है जो वह बताना चाहेंगे, जो उनकी स्मृति में आज भी जिंदा है। तो इस प्रकार का प्रश्न उन्हें पूछा गया है। तब वह बताते हैं कि एक घटना आपको सुनाता हूँ, यानी कि उनकी तब से लेके अब तक की जिंदगी में, काम की जिंदगी में उनके साथ ज़रूर कुछ ऐसा खास हुआ है जो वो हमें बताना चाहते हैं। तो वह बताते हैं कि एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। उनका तबादला यानी कि उनका ट्रांसफ़र शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। वहाँ पे शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में उनका तबादला हो गया था और वहाँ पे उन्हें यह काम सौंपा गया था कि रात के समय वह चौकीदारी का काम करेंगे। रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम उन्हें दिया गया था। यह 1998 की बात है। देखिए उन्होंने यहाँ पे साल का भी जिक्र किया गया है कि आज भी उनके दिमाग में यह बात जिंदा है, उन्हें अच्छी तरह से याद है। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी, उन्हें तारीख महीना भी याद है। देखिए बच्चों कि उनके साथ यह घटना काफ़ी खास होगी कि उन्हें तारीख और महीना भी याद है। यहाँ तक कि उन्हें यह घटना कब घटित हुई इसका टाइम भी उन्हें याद है, इसका समय भी उन्हें याद है। तो वह भी बताते हैं 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। 29 जनवरी की रात को 10:30 बजे यह घटना घटित हुई थी। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि उन्हें ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। देखिए दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने पर कंवर सिंह जी ने पूछा कौन है? तब उन्हें जवाब मिला, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो कंवर सिंह जी ने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुस आए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तब कंवर सिंह जी ने पूछा, मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। तो देखिए वह बताते हैं कि वह पूछ रहे थे कि उन्हें क्यों पीटा जा रहा है, यानी कि जब 5-6 लोग अचानक से अंदर घुस के उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं तब कंवर सिंह जी पूछते हैं कि क्यों पीट रहे हो, लेकिन उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि वह लोग सारे ऑफिस की लाइटें जो है वह बंद कर देते हैं। और इससे पहले कि कंवर सिंह जी को और कुछ समझ में आता कि क्या हो रहा है,
उनके सिर पर लगातार किसी चीज़ से वार किया गया, यानी लगातार किसी भारी चीज़ से उनके सर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारा गया, जिससे उनका सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा, वो लगातार चिल्लाते रहे ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। और इतनी बार उनके सिर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से वार करने की वजह से वह चिल्लाते रहे और चिल्लाते चिल्लाते वह बेहोश हो गए, क्योंकि बहुत ही भारी चीज़ से उनके सिर के ऊपर वार किया गया था, तो जिससे वह बेहोश हो गए और उन्हें कुछ भी आगे का पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। यह सब उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, वह बेहोश हो गए। अगले दिन कंवर सिंह जी बताते हैं, अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। यानी अगले दिन जब वह होश में आते हैं तब वह देखते हैं कि वह शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल है। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि वो अस्पताल में दाखिल है और उनका जो सिर है वो बहुत ही दर्द कर रहा था, क्योंकि उनके सिर पर बहुत भारी चोट लगी थी, जिससे उनका सिर बहुत दर्द कर रहा था। उनके साथ तब उनका 17 साल का बेटा रहता था। तो उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। देखिए, वह बताते हैं कि उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनका जो बेटा था वह और ऑफिस के जो दूसरे लोग थे जो पास में ही रहते थे, वह आवाज़ सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और ऑफिस के दरवाज़ों के जो शीशे होते हैं वह तोड़कर वह अंदर जाकर कंवर सिंह जी को अस्पताल तक पहुँचाते हैं। उनके सिर पर बहुत भारी चोट लगी थी, क्योंकि लगातार उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिससे उनका सिर पूरा फट गया था, तो जिससे उनके सिर पर बहुत सारे टाँके डाले गए थे। तो उसकी वजह से उस जख्म की वजह से और इतने सारे टाँकों की वजह से उसका परिणाम उनकी आँख पर हुआ और उन्हें आज भी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। तो वह बताते हैं कि उनकी इस बहादुरी के लिए सरकार ने उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर डाक की चीज़ों की रखवाली की। यह इनाम 2004 में मिला। तो उन्हें यह इनाम कब मिला? 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। यानी कि देखिए, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पोस्ट की चीज़ों की, डाक की चीज़ों की रखवाली की, इसलिए सरकार ने उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया और यह इनाम उन्हें 2004 में मिला और इस इनाम में उन्हें 500 रुपये नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया, जिससे उनका परिवार बहुत खुश हुए और आज भी वह लोग, उनका परिवार और खुद कंवर सिंह यह गर्व से कहते हैं कि मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो बच्चों, आज हमने जो लेख पढ़ा, यानी कि कंवर सिंह जी की जो मुलाकात हमने लेख के रूप में पढ़ी, तो वह पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि हम एक बेस्ट पोस्टमैन की कहानी पढ़ रहे थे। तो जिस प्रकार से कंवर सिंह जी ने अपने काम के प्रति अपनी प्रामाणिकता दिखाई या फिर अपना जिस प्रकार से अपना काम किया, उसकी वजह से उन्हें सरकार ने पुरस्कार
दिया। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी यह पाठ पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है।